ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फाइनली आपका बच्चों जो पटवारी लेखपाल और जो बीपीडीओ वीडियो का री एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड भी अब जारी हो गया शायद, और अंततः जो तिथि है उसका जो संशय था बरकरार वो ख़त्म हो गया और आयोग ने क्लियर कर दिया अपने संवाद के माध्यम से कि आने वाला एग्ज़ाम आपको जो संडे है आने वाला इसी यानी 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। और मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, जो आपकी एक बेताबी थी इस एग्ज़ाम को लेके उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी भी हुई होगी और आप अपने एग्ज़ाम में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और चयन के लिए आप जो है जितनी भी आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपको दिखने को स्वयं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, चूंकि एक फेक न्यूज़ भी चल रही थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, वो तो मैंने देखते ही समझ गया था क्योंकि उसमें सचिव है ही नहीं जिसका नाम डाला था, वो सचिव नहीं है। ऊपर उन्होंने क्या क्या पता नहीं 3 मई की डेट डाल रही एग्ज़ाम पे, तो फेक तो आपको पता ही है आजकल, इसलिए हर चीज़ ये कहते हैं। कई लोग तो देखो इतने नादान होते हैं, भोले होते हैं, समझ नहीं आता, शेयर भी कर देते हैं उन चीज़ों को। तो लोगों को गलत मैसेज जाना, गुमराह करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि फेक न्यूज़ को आपको पकड़ना आना पड़ेगा। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आपको किसी भी चीज़ को जब तक अपने प्रत्यक्षता न देखें तब तक भरोसा मत करना। और कोई भी चीज़ होती है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करवा लेना बच्चों, कहीं से खुद से करो कुछ भी करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब भी कभी आती हैं सबसे पहला काम होना चाहिए समझने वाले का वेबसाइट पे जाके चेक करना। अगर वेबसाइट पे नहीं है तो वेट कीजिए 1 आध घंटे के अंदर वेबसाइट पे अपलोड होने का, नहीं है तो देन फेक है। ठीक है। तो बच्चों संडे का एग्जाम है। कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सर अब तो जैसे पढ़ाने वाला है जो पोर्शन है इस पेपर के लिए बच्चों ऑलमोस्ट एंड ही मान के चलो, फिर लास्ट टाइम पे पढ़ाना उचित भी नहीं लगता, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, नई चीज़ें देना, तो फिर उससे क्या होता है कि चीज़ें बर्डन सी लगने लगती हैं, यानी अनावश्यक रूप से नए तथ्य आपके सामने आएंगे तो उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, ना देखें तो टेंशन होती है कि कहीं इसी से क्वेश्चन ना आ जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो एक तो री एग्ज़ाम है, पुराना आपका अनुभव है ही है, आपने जो 9 अप्रैल को हुआ था, कब हुआ था ये फॉर्म भरे गए थे जब भी, उसका पूरा आपको एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। और दोबारा इस बार आपका क्योंकि एग्ज़ाम होना है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर सेव स्कोर क्या रहेगा, कितना इसका कट ऑफ रहेगा, मतलब हम क्या मान के चले। बच्चों ये कोई डिसाइड नहीं करता कि सेव स्कोर, जब तक आपका एग्जाम आपका हो न जाए, आपके हाथ में पेपर ना आ जाए, तब तक आप बता ही नहीं सकते हो। क्या पता नहीं कैसे लोग ये कह देते हैं बिना पेपर हुए कि 75 प्लस सेव है, 70 सेव है, 65 प्लस सेव स्कोर है, 80 सेव है या 85 भी सेव नहीं है। मैं समझ नहीं पाता बच्चों कौन सा उनका जो अपने आप में अनुमान है, किस तरीके से वो लगाते हैं कि इतना सेफ रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली जब आपके हाथ में पेपर आता है, क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर हाँ आप पूर्वाग्रही होके चल रहे हैं कि हर पेपर में इतनी कट ऑफ जाती है तो यही सेफ है, तो वो अलग बात है। कई लोग सोचते हैं कि पहले भी इतनी कट ऑफ गई थी, इस तरीके का पेपर आ रहा है तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो वो अलग चीज़ अगर आप पहले से ही माने, लेकिन उसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई इतना बड़ा फैक्ट है उसके पीछे है ही नहीं बच्चों। ठीक है। आपके जो कट ऑफ की बात होती है, संभावनाएं जो होती है, वो सबसे पहला अनुमान लगता है बच्चों पेपर देखने के बाद। पेपर से पता चल जाता है कि ये पेपर किस लेवल का आया है और लगभग इसमें किस तरीके का बच्चों ने परफॉर्मेंस किया होगा। आपका पेपर हार्ड है, आपको लगता है कि यार हाँ मतलब हाँ, फिर देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ग्रुप सी का एग्जाम है, एक ही चरण में एग्जाम होना है, ऐसा तो है नहीं कि आपका 10 गुना 15 गुना बुलाने के बाद आपका सेकंड स्टेप हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब पेपर हार्ड आता है तो बच्चों कहीं ना कहीं 65 से 70 के मिड में कहीं ना कहीं कट ऑफ रहने की संभावना यहाँ पे रहती है। और ये आप देखना, ये पहले भी हुआ है। और पेपर अगर ईजी आएगा तो 75 के अब यानी 75 से ऊपर को, यानी कहीं ना कहीं 7 से 8 नंबर का डिफरेंस रहता है बच्चों पेपर के लेवल को देखते हुए। तो ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी। आप सिंपली ये मान के चलिए आपको 100 नंबर का पेपर आपके हाथ में है, 2 घंटे का उसके लिए आयोग ने आपको समय दिया है। उस 2 घंटे को पूरे अपने होशो हवास में पूरे सही तरीके से अगर आप वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, आप हर क्वेश्चन को समझ के उसको अटेंड करते हैं, उसके बाद अपना देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपकी एक्यूरेसी का लेवल है, वो सब आप इंडिविजुअली देखें। मैं तो यही कहता हूँ कभी भी पेपर से पहले तुलनात्मक रूप से कभी कंपैरिजन वगैरह कभी तुलनात्मक रूप से कभी भी अपने आप को मत रखिए बच्चों कि उसके इतने आएंगे। आपको स्वयं का देखना है। आप ये सोच के आप एक स्टेप से शुरू कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जा रहे हैं, आपको एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाना है और समय का भी ध्यान रखना है। तो हर क्वेश्चन को पढ़ना भी है, हर क्वेश्चन को समझना भी है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पूरा अगर आप देखोगे तो समय लिमिटेड है, 120 मिनट का समय है आपके पास, और 120 मिनट में अगर आप देखोगे तो उसमें
10 नंबर की रीजनिंग भी समय खाती है, यानी 20 नंबर के लिए तो 10 नंबर की रीजनिंग ही लेके चली जाएगी, 20 मिनट है वो 10 नंबर लेके, कम से कम 10 नंबर की जो रीजनिंग है 20 से 25 मिनट खा जाएगा वो। अब बात करते हैं बचे हुए समय की, यानी आपकी 90 से 95 यानी 1.5 आवर आपके पास है, उसमें आपको लगभग 90 क्वेश्चन करने हैं जो आउट ऑफ रीजनिंग के अलावा है। तो समय को भी देखना है, क्योंकि पेपर अब लेंदी बनने लगे हैं, पहले का जैसा समय नहीं रहा कि आप सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और आप जो है 1 घंटे के अंदर पेपर पूरा पढ़ लेंगे। अब तो आपको पूरा पेपर पढ़ने में भी 2 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए, यानी आप पेपर पढ़ लें, हर क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो फिर उसमें 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, समय अपना बहुत ही बचा बचा के चलना, यानी आप जिस क्वेश्चन को नहीं आपके समझ आ रहा तो आप सीधे आगे बढ़िए। आप तो सिंपल सी बात है, आप ना किसी क्वेश्चन के पीछे मत पड़े रहना, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना, जो जो आ रहे हैं, जो जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ देना। यानी पहली बार में जितने क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके लगते हैं कि आपको ये है, आप कंफर्म है उसमें, गोला करते जाइए, आगे बढ़ाइए। कई लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर सोचते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन देख लूँ, उसके बाद एक जगह पर हल्के हल्के टिक लगाऊं, फिर लास्ट में आधे घंटे में गोले भरूं। बच्चों ऐसा मत करना, मैं सही सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्टर कहीं ना कहीं यूपी SSC का जो एग्जाम हो रहा है उसमें लेंदी रखने लग गए। हिंदी का सेक्टर भी देखोगे, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो आउट ऑफ ग्रामर वाला जो पोर्शन है, निबंध से सॉरी आपके जो व्याकरण का क्षेत्र है उससे बाहर के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इसके अलावा जो आप उत्तराखंड भी देखोगे, कुछ क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत डीप आपकी संस्कृति कल्चर जो हमारा है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समय की वैल्यू को समझते हुए, समय की महत्ता को समझते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जब हम पेपर अटेंड करेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पहुंचने में, जब हम पहली सरसरी निगाहों से क्वेश्चन देखेंगे तो हमें जो आ रहा है उसको वहीं गोल कर दें। उसका क्या फायदा होगा कि जब आप पूरा पेपर कर लेंगे, फिर पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो एटलीस्ट जो पढ़ने वाले ठीक ठाक बच्चे होते हैं पहले अटेम्प्ट में 45 से 50 क्वेश्चन उनको करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये देखो, ये कौन से क्वेश्चन है जो आप एक्यूरेट हैं, जो आपको पता है ही है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, इतना तो रहता ही रहता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है बच्चों, क्योंकि 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो बचे हुए 45 से 50 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कैसे भी आप, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, उसके बाद उसमें देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें आपको समझना है कि यार इनमें से कौन सा क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको समय जो है, ये जो पूरी प्रोसेस होगी बच्चों, ये वाली जो पूरी प्रोसेस है ये 1 आवर की है, 1 आवर यानी 1 घंटे या 1 घंटा 10-15 मिनट की है, ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है। अब बचा हुआ आपका लगभग कितना बचता है, 50 मिनट के समय बचता है, और ये 40-50 क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देखना इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट करने में कहीं ना कहीं झेप रहे थे। तो आपको क्या करना है, जब आप पहली बार होता क्या, जब आप एक मनोवैज्ञानिक कहो या कुछ भी कहो, दिमाग में हमारे क्या चलता है, जब हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ के आगे आगे बढ़ते रहते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता फर्स्ट बार में, लेकिन वो धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे हमारा दिमाग उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम क्वेश्चन तो नया अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन एक कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मुझे याद जैसा आ रहा है लेकिन ढंग, तो आप जैसे आगे आगे बढ़ते रहोगे ना, तो उस क्वेश्चन को क्लिक कर जाएगा वो पुराना वाला क्वेश्चन, हाँ इसका ये था। तो इसका ये फायदा होता है, जब आप पहली बार 100 क्वेश्चन कर लेते हो, दोबारा जब क्वेश्चन जो छूटे हुए उनकी ओर आते हो, तो उनकी ओर आने के बाद आपका क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो 100 नंबर के क्वेश्चन करते करते, यानी जो 1 घंटे का समय बीता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रिकॉल हो जाते हैं कि भाई आपने वो चीज़ यहाँ पढ़ी थी, आप कंफर्म हो जाओगे। तो इससे 5 से 7 क्वेश्चन का फायदा ये होता है। तो आप जोड़ लीजिए 5-7 क्वेश्चन इसमें, 45-50 से 5-7 दिन 55 के आसपास आपका स्कोर ऐसे ही पहुँच जाएगा, ठीक। अब बचा है बच्चों 50 मिनट का समय, और क्वेश्चन आपको सही करने हैं लगभग 20 क्वेश्चन, यानी 75 के आसपास अराउंड अगर आप जाएंगे, जैसा पेपर रहता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, तो मोर देन इनफ है। पद भी ठीक ठाक हैं यहाँ पे, क्योंकि 500 कुछ तो है ना शायद, तो पद भी ठीक ठाक हैं और आपने तैयारी भी ठीक ठाक की होगी। बस थोड़ा सा ही है, कंपटीशन तगड़ा आपको इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसलिए मिलेगा, इसमें समय भी हो गया है, और क्योंकि कई बच्चों ने इसमें ठीक ठाक तैयारी कर भी ली होगी, किसी ने पूरी ताकत इसमें लगा दी होगी, पूरी ताकत झोंक दी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा जो पेपर है उसमें ये ध्यान रखना कि बच्चे कितने प्रतिभा करने वाले वो भी आपके माइंड पे होगा, समय इसमें कितना मिल गया आपके पास ये भी माइंड पे होगा, पेपर जब आपके हाथ में आएगा आप ये भी देखेंगे कि पेपर का स्तर क्या है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम अलग अलग एंगल्स को देखते हुए आपको ये तय करना है बच्चों कि पेपर आपने कितना अटेम्प्ट करना है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा पेपर से 1 दिन पहले, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा होगा अभी मैं नहीं इस चीज़ पे डिस्क्लोज करूंगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरीके से करना है। मैंने आपको एक सिंपल से एक प्रोसेस बता दी, आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन करना। बाकी एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को अगर आपने मेंटेन कर दिया, मेंटेन का मतलब मैनेज कर दिया, सॉरी मेंटेन नहीं, मेंटेन तो फिर हुआ प्रेशर लेना ही है,
एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को अगर आपने मैनेज कर दिया तो आधा चयन तो वहां हो जाता है। कि वो क्यों होता है, घर आते आते पेपर करते करते घर पहुंचते पहुंचते 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे गलत होते हैं जो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा हॉल के दबाव के कारण। वहां पर आत्मा पता नहीं कब परमात्मा के पास चले जाती, कब बेहोशी का आलम छा जाता, कुछ आइडिया ही नहीं आता। अरे सर हमने तो बहुत तैयारी की थी, इतनी मेहनत की थी सर, कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन क्या करें सर, परीक्षा हॉल में जाते जाते आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, होश ही नहीं आता है सर। 2 घंटे बाद आत्मा वापस आती है और घर पहुंचते पहुंचते याद आता है कि अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चों? उसका है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे जो आप कह सकते हो कि जो मतलब सभी बच्चों के साथ लगभग रहता ही रहता है, वो है परीक्षा हॉल का दबाव। इसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो 5-7 क्वेश्चन आपके ये भी सही हो जाएंगे। और हमेशा बच्चों, किसी भी बच्चे, आप 5-7 फिर जोड़ो, कितने हो गए 60 के आसपास, तो इसको रहता ही रहता है बच्चे। और आपने देखा होगा 60 नंबर अगर आप इस तरीके से मैनेज करते हो तो बचे हुए 15 लाना क्वेश्चन टफ नहीं है। उसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़े से आपको गैस भी करने हैं, तुक्का भी लगाना है। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, जिंदगी का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो अभी नहीं बताऊंगा, सैटरडे की क्लास को बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या तुक्के भी जरूरी हैं या नहीं है, क्या ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस से कुछ फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके पास अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो आप बेसिकली उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का करंट अफेयर, इंडिया का इकोनॉमी बजट, इंडियन और इंटरनेशनल जो आपका करंट अफेयर्स है, और थोड़ा सा 2-4 दिन रीजनिंग के बचे हुए टॉपिक कर दीजिए। क्योंकि जीएस पढ़ना और ये सब पढ़ना क्या कब तक पढ़ते रहोगे बताओ? वो तो होना है तो उसी से हो जाएगा, नहीं होना है तो फिर वो भी आपका कम ही पड़ेगा। क्योंकि जीएस में हमेशा कहता हूँ भवसागर है बच्चों, बहुत बड़ा एक सागर है जिसको पार करना इतना आसान नहीं है। और आपके लिए तो सिर्फ अधीनस्थ ने जो सिलेबस में रखा है, कहाँ रह गया भवसागर, कहाँ रह गया आपके गाँव की छोटी सी वो जो आती है ना, जिसमें धारे का पानी निकलते हुए बाहर जाता है, वो वाले में आप हो, उतना ही जीएस उसने पूछ रहा है, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी छात्रों को आने वाले संडे को जो एग्जाम है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कल देखेंगे कोई चीज़ अगर आपको बतानी होगी या कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है या कुछ करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना बच्चों, वही मैं आपको वीडियो दे दूंगा। क्योंकि 2-4 दिन वीडियो ऐसी स्टडी वाली नहीं रखेंगे अब, क्योंकि आज मंगलवार हो ही गया, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन है, फिर उसके बाद सैटरडे से लोग अपने सेंटर पर चले जाते हैं, तो अभी ऐसी कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सोच रहे हैं कि सर एक दिन में कवर हो जाएगा, तो आप करा दीजिए, या कोई पूछ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।